दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के 1 लाख प्रश्नों की श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले इसमें हम हड़प्पा सभ्यता के सामान्य तथ्यों को जानेंगे। पहला प्रश्न है, साधारणतः सिंधु सभ्यता अन्य किन नामों से जानी जाती है? तो याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता आदि नामों से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक उत्खनन हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितने लाख वर्ग किलोमीटर, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार कितने क्षेत्रफल पर रहा है? तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सिंधु सभ्यता का विस्तार रहा है। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन C14 के द्वारा विश्लेषित सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि क्या है? तो ये है लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ये सिंधु सभ्यता की कार्बन डेटिंग विधि द्वारा सर्वाधिक मान्य तिथि है। अगला है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विभिन्न स्थलों से प्राप्त असंशोधित रेडियो कार्बन 14 के आधार पर हड़प्पा संस्कृति। तो याद रखिएगा, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता का काल 3200 से 2600 ईसा पूर्व, नगरी हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व और उत्तर हड़प्पा सभ्यता का काल 1900 से 1300 ईसा पूर्व माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी है? तो हड़प्पा सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार है, यानी इसका जो विस्तार है ये त्रिभुजाकार रूप में रहा है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? तो हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से कांस्य युगीन या आद्य ऐतिहासिक सभ्यता मानी जाती है। आइए देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है एक, कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी विस्तार जो है, इसका उत्तरी स्थल मांडा जम्मू कश्मीर है, दक्षिणी स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र है, पश्चिमी स्थल इसका सुतकांगेडोर है जो कि मकरान तट प्रदेश में आता है, और सर्वाधिक पूर्वी स्थल आलमगीरपुर मेरठ है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब आइए जानते हैं विभिन्न विद्वानों द्वारा निर्धारित सिंधु सभ्यता की तिथि क्या रही है। तो जान लीजिए कि जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता की तिथि निर्धारण किया है 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। अर्नेस्ट मैके ने 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। MS वत्स यानी माधो स्वरूप वत्स ने सिंधु सभ्यता की तिथि 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व निर्धारित की है। CJ गैड ने इसकी तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने सिंधु सभ्यता की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। और फेयर सर्विस एक विद्वान रहे हैं, इन्होंने सिंधु सभ्यता की तिथि 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व निर्धारित की है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सैंधव स्थल की खोज और नगर नियोजन किस प्रकार से रहा है, इसको जानते हैं। सैंधव स्थल की खोज और नगर नियोजन। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? आप जानते हैं 1921 में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में किन भारतीय पुरातत्वविदों का योगदान रहा है? तो दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी का योगदान सिंधु सभ्यता की खोज में सर्वाधिक रहा है।
अगला प्रश्न है, हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सबसे पहले किस पुरातत्वविद का ध्यान आकृष्ट हुआ था? तो ये थे चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन 1826 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा के विशाल टीलों की तरफ ध्यान दिया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे, तो ए कनिंघम यानी अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करवाया था, लेकिन वे इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। अगला प्रश्न है, पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? तो ये 6 शताब्दी तक। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया था? याद रखिएगा, सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किस विद्वान ने कहा है? तो ये हैं स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। मोहनजोदड़ो को किस एक और नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के किले और शहर की सबसे चौड़ी सड़कें कितनी थीं? तो 7 और 11 मीटर मोहनजोदड़ो के किले और शहर की सबसे चौड़ी सड़कें थीं। सिंधु सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो याद रखिएगा, क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। इस कारण से सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो ये मृदभांड जो हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने के सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं। कुछ विशेष तथ्यों को देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास नगरीय सभ्यता थी, इनके पास चित्रलेखी लिपि थी और इनको लोहा और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो इस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल को पत्तन नगर के नाम से जाना जाता है? पत्तन या बंदरगाह नगर। तो लोथल गुजरात का स्थल है, इसको सिंधु सभ्यता के पत्तन नगर के नाम से जाना जाता है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीपुरा स्थल है, कहाँ का? तो याद रखिएगा, दधेरी पंजाब का एक परवर्ती हड़प्पीपुरा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है? तो ये है राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल है। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किन नदियों के किनारे से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, घग्घर और हाकरा से हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आइए देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को। आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य हैं ये। हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों से किलेबंदी किस काल को प्रदर्शित करती है? तो हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों से किलेबंदी प्राक हड़प्पा काल को संदर्भित करती है। गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में प्रवरा नदी में विकसित सैंधव स्थल कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, दायमाबाद। ये जो है गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र जो कि प्रवरा नदी के किनारे विकसित सैंधव स्थल रहा है। यही प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दायमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो दायमाबाद प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो बनावली और कालीबंगा से प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, मेसोपोटामियाई अभिलेखों में उल्लिखित मेलुहा की पहचान किसके साथ की जाती है? तो मेलुहा सिंध क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पी स्थल मांडा जो भारत की सीमा के सबसे उत्तरी छोर को अंकित करता है, किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी के तट पर स्थित है मांडा, जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है।
अगला प्रश्न है, हड़प्पी संस्कृति का वो कौन सा पुरास्थल है जहां से दुर्ग और नीचे के नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे मिलते हैं? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, सैंधव वासियों को निर्माण क्षेत्र में क्या चीजें ज्ञात थीं? कूप यानी कुएं का निर्माण, स्तंभों का निर्माण और नालियों का निर्माण, ये सैंधव वासियों के निर्माण क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं थीं। कच्छ क्षेत्र में स्थित हड़प्पी स्थल कौन है? तो देसलपुर, सुरकोटदा और धौलावीरा, ये कच्छ क्षेत्र में स्थित प्रमुख हड़प्पी स्थल हैं। अगला प्रश्न है, धौलावीरा कच्छ क्षेत्र के किस द्वीप पर स्थित है? तो ये कादिर द्वीप पर। खंभात क्षेत्र में स्थित हड़प्पी स्थल कौन से हैं? रोजदी, रंगपुर और लोथल। याद रखिएगा, गुजरात के खंभात क्षेत्र में स्थित हड़प्पी स्थलों में रोजदी, रंगपुर और लोथल प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में सैंधव स्थलों की सबसे अधिक खोज की गई है? तो गुजरात राज्य में। वह कौन से हड़प्पी पुरास्थल हैं जो हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित हैं? तो याद रखिएगा, हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित हैं शोरतुघई और मुंडीगाक। ये हड़प्पी पुरास्थल हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, बलूचिस्तान में स्थित हड़प्पी पुरास्थल कौन सा है? तो ये डाबरकोट, सुतका कोह और सुतकांगेडोर, ये बलूचिस्तान में स्थित हड़प्पी पुरास्थल हैं जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ये है विशाल अन्नागार यानी ग्रेट गैनरी, ये सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु घाटी में स्थित सैंधव सभ्यता के स्थल कौन से हैं? तो मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और कोटदीजी, ये सिंधु घाटी में स्थित सैंधव सभ्यता के स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के प्राप्त स्थल कौन से हैं? तो याद रखिएगा, आलमगीरपुर मेरठ में, सोथी, हुलास सहारनपुर में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त ईंटों का अनुपात कितना है? तो 1, 2 और 4 का अनुपात है हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त ईंटों का अनुपात। किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? तो ये स्थल है कोटदीजी, यहाँ से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक अनुक्रम क्या है? तो उत्तर में हड़प्पा, उसके बाद कालीबंगा, फिर मोहनजोदड़ो और लोथल, ये हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक अनुक्रम है। अगला प्रश्न है, झूकर संस्कृति का संबंध किस सैंधव स्थल से है? तो चन्हूदड़ो से संबंधित है झूकर संस्कृति। झूकर संस्कृति का संबंध किससे है? तो ये हड़प्पा संस्कृति के बाद यानी परवर्ती हड़प्पी संस्कृति से संबंधित है झूकर संस्कृति। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? तो ये उत्तरी पश्चिमी भाग में। याद रखिएगा, हड़प्पा संस्कृति का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं विशेष तथ्यों के अंतर्गत कि सैंधव सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या थी? तो नगर जो है ये ग्रिड योजना पर आधारित थे, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। इसके अलावा हड़प्पा, बनावली और चन्हूदड़ो के नगरों की योजना में ग्रिड विन्यास दिखाई पड़ता था। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल को खोजने वाले विद्वान कौन हैं? तो मोहम्मद रफ़ीक मुगल। याद रखिएगा, पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल खोजने वाले विद्वान मोहम्मद रफ़ीक मुगल हैं। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन कार्य किस विद्वान ने किया था? तो यज्ञदत्त शर्मा ने 1950 में आलमगीरपुर का उत्खनन कार्य किया था। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा क्या मानी जाती है? आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है। सैंधव स्थल आलमगीरपुर मेरठ किस नदी के किनारे है? तो ये हिंडन नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल से चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था?
तो धौलावीरा से। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल के मध्य नगर का प्रमाण प्राप्त हुआ है, तो धौलावीरा से। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, तो लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, जिसको हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है सैंधव स्थल चन्हूदड़ो के उत्खनन कार्य का निर्देशन किस विद्वान ने किया, E.J.H. मैके ने। राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा के बनावली हड़प्पा पूर्व अवस्था को क्या कहते हैं, तो इसको चालकोलिथिक या ताम्रपाषाणिक अवस्था कहते हैं। कालीबंगा राजस्थान में है, बनावली हरियाणा में है और यहाँ के हड़प्पा पूर्व अवस्था को चैल्कोलिथिक या ताम्रपाषाणिक कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा किस नदी तट पर स्थित है, तो ये रावी नदी के बाएं तट पर। वो कौन सा हड़प्पा स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं था, तो ये चन्हूदड़ो। याद रखिएगा, चन्हूदड़ो जो है ये दुर्गीकृत स्थल नहीं था। अब आगे आइए प्रस्तर मूर्तियां, मृण मूर्तियां, मोहरें और लिपि के बारे में जानते हैं। प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में बहुतायत मात्रा में मुद्राओं का निर्माण किया गया है किस पर, तो सेल घड़ी पर। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किस पशु का अंकन नहीं किया गया है, तो गाय और घोड़ा का अंकन नहीं पाया जाता है सिंधु सभ्यता की मोहरों पर। अगला है सिंधु सभ्यता की मोहरों और टेराकोटा की कलाकृतियों पर किन पशुओं का अंकन मिलता है, तो एक श्रृंगी यानी यूनिकॉर्न, हाथी, गैंडा, हिरण, बाघ, भेड़ा इत्यादि का अंकन सिंधु सभ्यता की मोहरों पर मिलता है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाल रंग का प्रयोग सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर किया गया है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता के जानने के मूल स्रोत क्या हैं, तो ये मोहरे हैं। और सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है, तो तांबा की जानकारी मिलती है और मनुष्य द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु तांबा थी। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक अभिलेख या साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है, तो ये धौलावीरा से। याद रखिएगा। अब आइए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में माप तौल का अनुपात क्या होता था, आपको बताना है। सिंधु सभ्यता में माप और तौल का अनुपात क्या था, तो सिंधु सभ्यता में माप तौल बाइनरी पद्धति पर आधारित थी। 1, 2, 8, 16, 32 और 64 के अनुपात में। दशमलव पद्धति पर 16, 64, 160, 320 और 640 के अनुपात में माप तौल का अनुपात था। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था, तो चन्हूदड़ो जो है ये मोहर निर्माण का प्रमुख केंद्र था। सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर किन पशुओं के चित्र उत्कीर्ण मिलते हैं, तो व्याघ्र, गैंडा, भैंसा और हाथी के। सिंधु सभ्यता में सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे, तो मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन सिंधु सभ्यता के सामान्य घरेलू बर्तन थे। अगला प्रश्न है परवर्ती हड़प्पा काल में पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष प्राप्त हुए हैं कहाँ से, तो ये भगवानपुरा से। सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी प्राप्त होती है कहाँ से, तो मोहरों से सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी प्राप्त होती है। किस सैंधव स्थल से मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें उत्खनन में प्राप्त हुई हैं, तो ये स्थल है गनेरीवाल। गनेरीवाल से मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है किस सैंधव स्थल से तांबे का रथ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो दायमाबाद से। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थी, तो चौकोर या वर्गाकार मोहरें हड़प्पा संस्कृति में सर्वाधिक प्रसिद्ध थीं। अगला प्रश्न है किस सैंधव स्थल से पकी मिट्टी के पैमाने का साक्ष्य मिलता है, तो ये कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि के द्वारा किया जाता था, तो ये चिकोटी पद्धति से। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण चिकोटी पद्धति से किया जाता था। अगला प्रश्न है भारतीय टेराकोटा क्यों प्रसिद्ध है,
तो जन सामान्य की भारतीय संस्कृति और जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए भारतीय टेराकोटा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों से प्राप्त मुद्राओं में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? तो ये एक श्रृंगी यानी यूनिकॉर्न की। सैंधव लिपि के प्राचीनतम नमूना का साक्ष्य कब प्राप्त हुआ? तो 1853 में। और हड़प्पा लिपि की खोज किस वर्ष हुई? 1853 में। हालांकि हड़प्पाई लिपि भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक है, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई चित्रलेख लिपि में कुल कितने अक्षर समूहों की जानकारी मिलती है? तो ये 250 से 400 तक अक्षर समूह हैं। अगला प्रश्न है, मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पन लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं कहाँ पर? मृदभांडों पर। और देखिए, सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान कौन थे? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान रेवरेंड हैरस थे। अगला प्रश्न है, मनके बनाने वाली कार्यशाला या फैक्ट्री किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई है? बनावली और लोथल से मनके बनाने वाले जो कारखाने हैं उनके साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित मिट्टी की मूर्तियों के विषय क्या थे? तो मिट्टी की मूर्तियों के खिलौने, पूजार्पित पशु और मानव आकृतियां हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित किए गए हैं। आर्थिक और धार्मिक जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये पूर्व आर्य यानी सैंधव सभ्यता से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे किसमें? तो मातृदेवी में। और सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की पूजा करते थे, या पशुपति की पूजा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डोल या कुबड़ वाले बैल का क्या महत्व था? तो ये पवित्र पशु के रूप में पूजा जाता था। स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा काल से। सिंधु सभ्यता के समाज में किस पशु को शक्ति का प्रतीक माना गया है? तो वृषभ को शक्ति का प्रतीक माना गया है। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध पुरोहित की आकृति मिली है? तो पुरोहित की आकृति मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पी स्थल से प्रसिद्ध योगी की मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पी संस्कृति में पूजा होती थी किसकी? तो आद्य रूप शिव, मातृदेवी और पीपल की पूजा हड़प्पीय संस्कृति में की जाती थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किन स्थलों से चौकोर गोल अग्निकुंड के साक्ष्य पाए गए हैं? तो ये लोथल और कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से चावल का साक्ष्य मिला है? तो लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन सभ्यता के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध स्थापित थे? तो इराक या मेसोपोटामिया सभ्यता से। सैंधव सभ्यता में किस वस्त्र के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं? तो सूती वस्त्र प्रयोग के। सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह के साथ होता था? तो ये दिलमुन बंदरगाह जो कि बहरीन में, मेलुहा और मगन ये बंदरगाह थे जिनसे मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था। अगला प्रश्न है, भारत में रेशम उपयोग का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरास्थल से मिला है? तो नेवासा से। और किस प्रकार के समाज में मातृदेवी की अवधारणा प्रचलित थी? याद रखिएगा, मातृदेवी की अवधारणा कृषि समाज में प्रचलित थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए प्रमुख आयात करने वाली वस्तु कौन सी थी? तो ये धातु और कीमती नग थे। उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित हड़प्पी स्थल जो व्यापारिक बंदरगाह के लिए जाना जाता था, ये शोरतुघई था जो कि अफगानिस्तान में स्थित था। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थल बालाकोट और लोथल किस उद्योग के लिए जाने जाते थे? तो बालाकोट और लोथल ये सीप उद्योग के लिए जाने जाते थे। मनका निर्माण और मोहर निर्माण के लिए प्रसिद्ध सैंधव स्थल चन्हूदड़ो था। गुजरात तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल और मुंद्रा थे। हड़प्पा कालीन लोगों को किन फलों का ज्ञान था? तो तरबूज, खरबूज, नींबू, अनार आदि फलों का ज्ञान हड़प्पा कालीन लोगों को था।
अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता सिंधु सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती थी? तो इसका नगरीय जीवन और व्यवस्थित जो है जीवन प्रणाली इसको विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती थी। किस वस्तु का निर्यात मेलुहा से होता था जिसकी पहचान हड़प्पा संस्कृति के रूप में की जाती थी? तो काली लकड़ी, हाथी दांत और सोना। दोस्तों याद रखिएगा, मेलुहा से यानी सिंधु सभ्यता से काली लकड़ी, हाथी दांत और सोना की पहचान, ये जो निर्यात होती थी उसकी पहचान हड़प्पा संस्कृति से थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन में प्राप्त हुई है? तो लोथल से। इसे प्रमाणित होता था कि हमारा व्यापार जो है वहां से भी चलता था। अगले प्रश्न पर आते हैं, यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इसे किस नाम से पुकारते थे? तो यूनानी कपास को सिंडन नाम से पुकारते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों को किन धातुओं का ज्ञान था? तो तांबा, टिन, सोना और चांदी का ज्ञान था सिंधु सभ्यता के लोगों को। प्राचीन भारत में वजन मापने की इकाई क्या कहलाती थी? रक्तिका। याद रखिएगा, रक्तिका प्राचीन भारत में वजन मापने की इकाई थी। हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात कहाँ से किया जाता था? तो बदख्शां, जो कि अफगानिस्तान का प्रांत है, यहाँ से सिंधु सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध कहाँ से था? तो ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था। कुछ विशेष तथ्य, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग था। हड़प्पी लोग अंतर्देशीय और सामुद्रिक दोनों व्यापार करते थे और उत्खनन से कांसे और पकी मिट्टी के बैलगाड़ी के नमूने, साथ ही नाव के चित्रण युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। अगला है, हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति के लिए जो 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए वे क्या हैं? तो ये हैं गेहूं और कपास की खेती। गेहूं और कपास की खेती हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को 2 अस्थायी उपहार दिए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जानकारी थी किसकी? तो याद रखिएगा, ढेकली, कुआं और कुएं पर पुल्ली की जानकारी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को थी। अब आइए शवाधान विधियों के बारे में जानते हैं। सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि प्रथा कैसी थी? तो मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित शवाधान, ये सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि प्रथा थी। शवाधान ने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी। जमीन में गड़े हुए मुर्दों के सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होते थे और मुर्दों को दफनाते समय आमतौर पर चीजों का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, किस सिंधु स्थल से द्विशव संस्कार यानी डबल बरियल का प्रमाण मिलता है? तो लोथल से 3 युगल समाधिकरण प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से 1 युगल समाधिकरण प्राप्त हुआ है और राखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुआ है। तो लोथल, कालीबंगा और राखीगढ़ी से युगल समाधियां प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल मानव शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो सनौली से। और शवाधान एच किस संस्कृति का द्योतक है? तो याद रखिएगा, शवाधान एच ये परवर्ती हड़प्पा संस्कृति का द्योतक है। अब आइए स्थल और शवाधान की जो विधियां हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो हड़प्पा से ताबूत शवाधान, सनौली से विस्तारित शवाधान, लोथल से संयुक्त शवाधान और मोहनजोदड़ो से कलश शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, भारतीय इतिहास के 1 लाख प्रश्नों की श्रृंखला का ये वीडियो। इसमें हमने हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1 कवर किया। इसका शेष भाग हम भाग 2 में कवर करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।